हेलो स्टूडेंट, इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन द मैथमेटिकल मॉडल, और उसका एक एग्जांपल हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो उसकी कुछ और प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि कैसे किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, जब फॉर्मुलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो फॉर्मुलेशन में पहली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं आज। अ फर्म प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स। एक कंपनी, एक फर्म है जो 3 टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड ऑन 3 डिफरेंट मशीन। और ये 3 प्रोडक्ट 3 डिफरेंट मशीन से प्रोसेस होके क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। तो इन 3 प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें 3 मशीन की रिक्वायरमेंट है। द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ 3 प्रोडक्ट्स एंड डेली कैपेसिटी ऑफ द 3 मशीन्स आर गिवन। हमें नीचे एक टेबल दी है और इस टेबल में हमें दिया है कि हर एक प्रोडक्ट को हर एक मशीन में बनने में कितना टाइम लग रहा है, और जो हमारी मशीन्स हैं उन 3 मशीनों की डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, यानी कितने टाइम मैक्सिमम हम उन मशीनों को चला सकते हैं। ठीक है, एक दिन में। तो हमें यहाँ पर टेबल दी है टाइम पर यूनिट इन मिनट। तो ये हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। देयर आर 3 मशीन्स, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, एंड दीज आर द टाइम रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर मशीन। कि किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी मशीन में प्रोड्यूस होने में, मैन्युफैक्चर होने में या बनने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया है M1 मशीन है हमारे पास, तो M1 मशीन में प्रोडक्ट 1 को बनने में 2 मिनट लगते हैं, प्रोडक्ट 2 को बनने में 3 मिनट लगते हैं, प्रोडक्ट 3 को बनने में 2 मिनट लगते हैं। इसी तरह से सेकंड मशीन M2 में प्रोडक्ट 1 को बनने में 4 मिनट्स, प्रोडक्ट 2 को बनने में कोई मिनट नहीं, यानी ये प्रोडक्ट इस मशीन से प्रोसेस नहीं होता। प्रोडक्ट 3 को बनने में 3 मिनट लगते हैं। मशीन 3 के लिए प्रोडक्ट 1 को बनने में 2 मिनट्स, प्रोडक्ट 2 को बनने में 5 मिनट्स, और प्रोडक्ट 3 में टाइम नहीं स्पेसिफाई है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट इस मशीन से प्रोसेस नहीं होता। द टोटल मशीन कैपेसिटी, द मशीन कैपेसिटी मिनट्स पर डे। तो कि एक मशीन पर डे कितने मैक्सिमम कितने मिनट तक चलाई जा सकती है। ठीक है, तो हम मशीन 1 को चला सकते हैं, M1 को चला सकते हैं 440 मिनट्स तक, मशीन M2 को चला सकते हैं 470 मिनट्स तक, मशीन M3 को मैक्सिमम चला सकते हैं 430 मिनट तक। इससे ज़्यादा हम उस मशीन को यूज़ नहीं कर सकते पर डे। द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले प्रोडक्ट को अगर हम बेचते हैं तो उसको हमको सेल करने में, बेचने में 4 रुपये का प्रॉफिट होगा पर यूनिट, एक यूनिट यानी एक प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट 2 टाइप की एक यूनिट को अगर हम बेचते हैं तो हमें 3 रुपये का प्रॉफिट होगा, प्रोडक्ट 3 टाइप की एक यूनिट को बेचते हैं तो हमें 6 रुपये का प्रॉफिट होगा। नाउ फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब इस प्रॉब्लम को हमने फॉर्मुलेट करना है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, यानी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मुलेशन के लिए मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। डिटरमाइन द डिसीजन वेरिएबल डिटरमाइन करो, देन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओ, एंड देन आइडेंटिफाई द कंस्टेंट आइडेंटिफाई करो और उन्हें इनइक्वलिटीज़ या इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो। यही फॉर्मुलेशन का मतलब है। तो प्रॉब्लम को हम अगर समराइज़ करें तो ये हमारी समरी उसने पहले से दी हुई है। हमें दिया है कि 3 प्रोडक्ट हैं जो 3 मशीन से प्रोसेस होते हैं। हर प्रोडक्ट को हर एक मशीन में बनने में कितना टाइम लगता है वो हमें दिया है, मशीन की टोटल कैपेसिटी हमें दी है और प्रॉफिट हमें दिया है। ठीक है, तो प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा? प्रॉफिट डिपेंड करेगा कि पर डे हम हर एक टाइप के प्रोडक्ट की कितनी कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3। तो हम ये मान लेते हैं कि हम इन 3 टाइप के प्रोडक्ट की रिस्पेक्टिवली X1, X2 और X3 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यही हमारे डिसीजन वेरिएबल होंगे। तो हमने मान लिया लेट X1, X2 एंड X3 बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1, 2 and 3 are produced पर डे। तो पर डे हम ये मान रहे हैं कि 1, 2 और 3 जो प्रोडक्ट हैं उनकी X1, X2 और X3 यूनिट रेस्पेक्टिवली क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। अब अगली प्रॉब्लम हमारी आती है टू आइडेंटिफाई एंड डिराइव द ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
नाउ हियर आवर ऑब्जेक्ट इज़ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हमारा मैक्सिमाइज द प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा, प्रॉफिट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे। अगर मैं एक यूनिट बेच रहा हूँ तो मुझे प्रोडक्ट 1 की एक यूनिट अगर मैं बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो मुझे 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। X2 की एक यूनिट बेच रहा हूँ, सॉरी प्रोडक्ट 2 की एक यूनिट बेच रहा हूँ तो मुझे 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रोडक्ट 3 की एक यूनिट बेच रहा हूँ तो मुझे 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं प्रोडक्ट 1 की X यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उन्हें सेल कर रहा हूँ तो मुझे कितने रुपए का फ़ायदा होगा, तो 4x1। अगर प्रोडक्ट 2 की X2 यूनिट में प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उन्हें सेल कर रहा हूँ तो मुझे कितने रुपए का फ़ायदा होगा, 3x2। अगर प्रोडक्ट 3 की मैं X3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उन्हें सेल कर रहा हूँ तो मुझे कितने रुपए का फ़ायदा होगा, 6x3। तो टोटल जो प्रॉफिट होगा वो इन तीनों को ऐड करके आएगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो बन जाएगा जेड मैक्स इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 प्लस 6x3। नाउ दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। ये क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इसके बाद हम बनाते हैं कंस्ट्रेंट्स सब्जेक्ट टू। वो कंस्ट्रेंट जो इस ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो जो भी x1 x2 की x3 की वैल्यू है वो हम ऐसी वैल्यूज़ लेंगे जो सभी दिए हुए कंस्टेंट या लिमिटेशंस को क्या करें, सेटिस्फाई करें। अब पहली लिमिटेशन अगर देखते हैं तो हमारी लिमिटेशन यहाँ पर है कि एक प्रोडक्ट को किसी मशीन में बनने में कितना टाइम लग रहा है और हमारी जो टोटल मशीन की पर डे कैपेसिटी है वो कितनी मिनट की है, यानी पर डे उस मशीन को हम कितने मिनट यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हम कंस्टेंट जब डिफाइन करेंगे तो किसके बेसिस पे होगा, तो मशीन आवर्स के बेसिस पे या मशीन टाइम के बेसिस पे। तो पहला कंस्टेंट बनेगा आपका द कंस्टेंट ऑन मशीन 1 तो M1 पे कंस्टेंट हो जाएगा प्रोडक्ट 1 की एक यूनिट को बनने में 2 मिनट लग रहे हैं तो x1 को बनने में लगेंगे 2x1 प्लस प्रोडक्ट 2 की मशीन M1 में एक यूनिट को बनने में लग रहे हैं 3 मिनट तो x2 यूनिट हमने ली है, x2 यूनिट को बनने में लगेंगे 3x2 मिनट। प्रोडक्ट 3 की एक यूनिट को बनने में लग रहे हैं 2 मिनट तो x3 यूनिट को बनने में लगेंगे 2x3 मिनट। एंड द टोटल मशीन कैपेसिटी फॉर मशीन M1 इज़ 440 मिनट्स। तो 440 मिनट इज़ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हम नहीं चला सकते। या तो हमारा काम इससे कम में बन जाए या फिर हम क्या करेंगे, इतने ही मिनट यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ दिस होल टाइम फॉर मशीन M1। तो मशीन M1 का जो टोटल टाइम है पर डे का, ये या तो 440 से कम होना चाहिए या फिर 440 के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से सेकंड कंस्टेंट अगर हम डिफाइन करते हैं द कंस्टेंट ऑन मशीन M2। द कंस्टेंट ऑन मशीन M2। तो कंस्टेंट मशीन M2 पे बनेगा आपका, उसका टाइम देख लेते हैं। द टाइम फॉर मशीन M2 इज़ प्रोडक्ट 1 को मशीन M2 में बनने में लग रहा है 4 मिनट तो x1 यूनिट को बनने में लगेगा 4x1। प्रोडक्ट 3 की एक यूनिट, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट 2 की कोई भी यूनिट मशीन M2 से प्रोसेस नहीं हो रही है तो उसको कोई मिनट उस पर नहीं लगेगा, 0 मिनट। प्रोडक्ट 3 की एक यूनिट को मशीन M2 में बनने में लग रहा है 3 मिनट तो x3 यूनिट को लगेगा 3x3। तो ये जाएगा 4x1 प्लस 3x3 इज़ लेस देन इक्वल टू, इसकी टोटल कैपेसिटी है 470, 4x1 प्लस 3x3। तो ये आ जाएगा आपका 4x1 प्लस 3x3 इज़ लेस देन इक्वल टू 470। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट 3 में चले जाते हैं। प्रोडक्ट 3 की एक यूनिट को मशीन M3 में बनने में लग रहा है, मशीन 3 में 2 मिनट। प्रोडक्ट 2 को की एक यूनिट को बनने में लग रहा है 5 मिनट और इसकी टोटल कैपेसिटी है 430 पर डे की। ठीक है, तो 2x1 प्लस 5x2, इसको ऐसे लिख सकते हैं कंस्टेंट ऑन मशीन 3
ऑन M3। तो ये था आपका 2 and 5। तो दिस इज 2x1 प्लस 5x2 प्लस 0x3। ठीक है, x3 जो प्रोडक्ट है वो मशीन 3 से प्रोसेस नहीं हो रहा है एंड इट्स टोटल कैपेसिटी इज लेस देन इक्वल टू 430 इज 430। तो दीज आर द 3 कंस्टेंट ऑन द मशीन आवर। तो ये 3 कंस्टेंट है हमारे मशीन टाइम या मशीन आवर पे। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। सिंस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। सो द नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट इज x1 x2 x3 आर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। दीज आर द नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। दीज वैल्यूज़ आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये वैल्यूज़ हमेशा क्या होंगी, आपकी पॉजिटिव होंगी। तो इस तरह से हम किसी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो है आपकी डाइट प्रॉब्लम। ठीक है, जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप की डाइट हमने बनानी है कुछ कंस्टिट्यूएंट्स को मिलाकर जो हमारी कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। ठीक है, हमको उसकी कॉस्ट दी जाती है कि कौन कौन से फूड हमने मिलाने हैं, उन फूड की कॉस्ट क्या है और उस कॉस्ट को हमने यहाँ पर मिनिमाइज़ करना है। प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज़ किया जाता है और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको क्या किया जाता है, मिनिमाइज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं, अ पर्सन वांट टू डिसाइड द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए डाइट विच विल फुलफिल हिज डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। हमारे पास क्या है, एक पर्सन ये चाहता है कि वो अपने जो डाइट है उस डाइट की डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। किसके लिए, प्रोटीन के लिए, फैट के लिए और कार्बोहाइड्रेट के लिए एट ए मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कि कॉस्ट को, फूड की कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना। तो इस पर्पस के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो 2 टाइप के फूड क्या करता है, कुछ टाइप के फूड प्रीफर करता है। द चॉइस इज़ टू बी मेड फ्रॉम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो उसकी चॉइस है कि इस डाइट को मेंटेन करने के लिए वो 4 फूड क्या करता है, प्रीफर करता है। द यील्ड्स पर यूनिट ऑफ दीज फूड्स आर गिवन, कि इन फूड की पर यूनिट से, पर यूनिट का मतलब पर केजी हो सकता है, पर ग्राम हो सकता है। तो हर एक फूड की पर यूनिट से उसकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की, वो कितनी कितनी फुलफिल हो रही है, वो आपको इस टेबल में दिया है। तो दैट इज़ फूड हमारे पास 4 टाइप के हैं, फूड 1, फूड 2, फूड 3, फूड 4 एंड देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ऑफ ए पर्सन। अगर वो फूड 1 की 1 यूनिट लेता है तो उसको 3 यूनिट प्रोटीन मिलता है, 2 यूनिट फैट मिलता है और 6 यूनिट कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फूड 2 की 1 यूनिट लेता है तो प्रोटीन 4 यूनिट मिलता है, फैट 2 यूनिट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट 4 यूनिट मिलता है। फूड 3 की 1 यूनिट लेता है तो 8 प्रोटीन, 7 फैट, 7 कार्बोहाइड्रेट। फूड 4 की 1 यूनिट लेता है तो 6 प्रोटीन, 5 फैट, 4 कार्बोहाइड्रेट। द कॉस्ट ऑफ फूड पर यूनिट, तो कॉस्ट दी है हमें हर एक टाइप के फूड की, इन 4 टाइप के फूड की पर यूनिट। यह 45 रुपीज़ फॉर 1, 40 रुपीज़ फॉर फूड 2, 85 रुपीज़ फॉर फूड 3 एंड 65 रुपीज़ फॉर फूड 4। एंड द मिनिमम रिक्वायरमेंट, और जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उसको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए इन 4 टाइप के फूड के मिक्सचर से। ठीक है, तो वो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि प्रोटीन उसको मिनिमम कितना चाहिए, 800। ज़्यादा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम इतना प्रोटीन उसको चाहिए। ठीक है, फैट चाहिए 200 यूनिट और कार्बोहाइड्रेट चाहिए 700 यूनिट। नाउ फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम टू मिनिमाइज़ द कॉस्ट। वो पहले ही दिया था आपको कि आपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। तो यहाँ पर अगर हम कहें, हम 4 टाइप के फूड ले रहे हैं और ये जो कॉस्ट है वो 4 टाइप के फूड की कॉस्ट है, तो दैट इज़ द टोटल कॉस्ट इज़ डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो हमको पर यूनिट की कॉस्ट दी है, तो हमको ये बताना है कि कितनी कितनी यूनिट हम इस फूड की यूज़ करें ताकि हमारी ये रिक्वायरमेंट क्या हो, फुलफिल हो। तो हम ये मान लेते हैं, लेट x1, x2, x3 एंड x4 बी द यूनिट्स ऑफ फूड 1, 2, 3 and 4 to fulfill the requirements। ठीक है, पर्सन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किस पे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे।
आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, उसने ऊपर लिखा हुआ है डाइट विल बी फुलफिल हैज़ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एट द मिनिमम कॉस्ट। वो डाइट तो लेना चाहता है लेकिन मिनिमम कॉस्ट पे। तो हमारा जो प्रॉब्लम है, हमने इसमें क्या करना है, मिनिमाइज द कॉस्ट, मिनिमाइज द कॉस्ट, ठीक है। और हमको पर यूनिट कॉस्ट दी है। तो अगर मैं फूड 1 की 1 यूनिट यूज़ करता हूँ तो 45 रुपीज़ मुझे पे करने पड़ते हैं, इसकी कॉस्ट 45 रुपीज़ है। फूड 2 की 40 रुपीज़ है, फूड 3 की 85, 65, ये 4 कॉस्ट हमें दी हैं। तो अगर मैं x1 यूनिट यूज़ कर रहा हूँ फूड 1 की, तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 45x1, ये हो जाएगा जेड मिन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड से रिप्रेजेंट होता है, तो ये हो जाएगा 45x1 प्लस फूड 2 की 1 यूनिट की कॉस्ट है 40, तो x2 यूनिट की हो जाएगी 40x2 प्लस फूड 3 की 1 यूनिट की कॉस्ट है 85, तो x3 की हो जाएगी 85x3 प्लस फूड 4 की 1 यूनिट की कॉस्ट है 65, तो x4 की हो जाएगी 65x4। तो ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट को हमने मिनिमाइज़ करना है और वो डिपेंड करेगा द वैल्यू ऑफ x1, x2, x3 एंड x4। तो जो वैल्यू x1, x2, x3, x4 की होंगी वो किसी ना किसी कंस्टेंट या रिक्वायरमेंट जो हमको दिए हैं उन्हें फुलफिल करनी चाहिए। तो अब हम इसके बाद बना लेते हैं रिस्ट्रिक्शंस, दैट इज़ द कंस्टेंट, एंड द कंस्टेंट आर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, कि हमें प्रोटीन की टोटल कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और हमें इन फूड की पर यूनिट से कितने कितने प्रोटीन मिल रहा है। तो 1 यूनिट से अगर 3 यूनिट प्रोटीन मिल रहा है तो x1 यूनिट से कितना मिलेगा, 3x1। ऐसे ही 1 यूनिट से फूड 2 की 1 यूनिट से अगर 4 यूनिट प्रोटीन मिल रहा है तो x2 यूनिट से मिलेगा 4x2। अगर फूड 3 की 1 यूनिट से 8 यूनिट प्रोटीन मिल रहा है तो x3 यूनिट से मिलेगा 8x3। सिमिलरली फूड 4 की 1 यूनिट से अगर हमें 6 यूनिट प्रोटीन मिल रहा है तो x4 यूनिट से मिलेगा 6x4। तो टोटल प्रोटीन कितना हो गया, ये हो गया 3x1 प्लस 4x2 प्लस 8x3 प्लस 6x4। एंड दिस रिक्वायरमेंट इज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 800। दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है। तो दैट इज़ द साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 800। तो दिस इज़ द फर्स्ट कंस्टेंट ऑन प्रोटीन। सेकंड कंस्टेंट आ जाएगा फैट पे। तो सिमिलरली हम फैट के लिए कंस्टेंट बना सकते हैं, दैट इज़ 2x1 प्लस 2x2 प्लस 7x3 प्लस 5x4 एंड द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 200। वो टेबल से आपको पता चल जाएगा, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट दी है 200। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट के लिए बना सकते हैं 6x1 प्लस 4x2 प्लस 7x3 प्लस 4x4 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 700। तो तीसरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी हमारी 6x1 प्लस 4x2 प्लस 7x3 प्लस 4x4 इज़ ग्रेटर इक्वल टू, ये है आपका 700। तो दीज आर द 3 constants on the requirement of protein, fat and carbohydrate. Now the last one is the non-negative constant, that is x1, x2, x3 and x4 are always greater equal to 0। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी, हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी या ज़ीरो होंगी। सो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। अगली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रोडक्शन प्रॉब्लम या मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम इसको हम कह सकते हैं। तो तीसरी प्रॉब्लम है आपकी, ABC लिमिटेड हैव 2 बॉटलिंग प्लांट्स। एक कंपनी है ABC लिमिटेड जो बॉटल्स बनाती है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हो सकती हैं या किसी भी चीज़ की बॉटल्स बनाती है। तो ABC लिमिटेड हैव 2 बॉटलिंग प्लांट्स लोकेटेड एट P एंड Q, जो 2 अलग अलग लोकेशन पे है। एक फैक्ट्री P लोकेशन पे है, दूसरी फैक्ट्री Q, जैसे P काशीपुर हो गया, Q बाजपुर हो गया, ठीक है। तो एक ही कंपनी की 2 अलग अलग फैक्ट्रीज़ हैं, अलग अलग लोकेशन पे 2 प्लांट हैं जहाँ पर बोतल बनती है 2 टाइप की, ठीक है, सॉरी, जहाँ पर बोतल बनती हैं, ठीक है। ईच प्लांट प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स। हर प्लांट में 3 टाइप के ड्रिंक बनते हैं,
दीज 3 टाइप्स ऑफ ड्रिंक आर ए बी सी। तो पी में भी तीनों टाइप के ड्रिंक बनते हैं, क्यू में भी तीनों टाइप के ड्रिंक बनते हैं। द नंबर ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस पर डे, हर एक प्लांट में पर डे हर एक टाइप की कितनी कितनी बोतल प्रोड्यूस हो सकती है, वो उसकी टोटल कैपेसिटी हो गई। ठीक है, तो वो हमें दिया है। तो दैट इज़ प्लांट पी में ए टाइप की जो ड्रिंक है उसकी कितनी बॉटल्स बन सकती है पर डे, 1500। क्यू टाइप की जो बॉटल्स हैं वो बनती हैं 1500। प्लांट बी में पी टाइप की जो बॉटल्स हैं वो 3000 बनती है, एंड क्यू टाइप की जो बॉटल्स हैं वो 1000 बनती हैं। सी टाइप की बॉटल पी प्लांट में 2000 बन सकती हैं एक दिन में, एंड क्यू टाइप की जो बॉटल्स हैं वो क्यू फैक्ट्री में सी टाइप की जो बॉटल्स हैं वो 5000 बन सकती हैं एक दिन में। तो दीज आर द नंबर ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस्ड ऑफ ए बी सी इन द 2 प्लांट्स पी एंड क्यू। अब नीचे आ जाते हैं। अ मार्केट सर्वे इंडिकेट दैट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है, जुलाई में गर्मी होती है, तो मार्केट सर्वे किया कंपनी ने, और मार्केट सर्वे से जुलाई मंथ में उसको ये पता चला देयर विल बी ए डिमांड ऑफ 20,000 बॉटल्स ऑफ ए की 20,000 बॉटल्स उसको किस तरह प्रोडक्ट की चाहिए, ए टाइप की चाहिए, 40,000 बॉटल्स ऑफ बी एंड 44,000 बॉटल्स ऑफ सी कि उसको जुलाई मंथ में 20,000 ए टाइप की बॉटल चाहिए, 40,000 बी टाइप की और 44,000 सी टाइप की बॉटल चाहिए। द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डे फॉर प्लांट पी एंड क्यू आर, प्लांट पी का 2 प्लांट है हमारे पास, प्लांट पी को पर डे चलाने में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है वो लगती है 600 रुपीज़, और प्लांट क्यू को पर डे चलाने में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है वो लगती है 400 रुपीज़। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट, तो हमने इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए। अब प्रोडक्शन कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट डिपेंड करेगा कि हम प्लांट पी और क्यू को कितने दिन चला रहे हैं। देखो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो प्लांट पी और क्यू की दी है कि प्लांट पी की पर डे कॉस्ट कितनी है और प्लांट क्यू की पर डे कॉस्ट कितनी है। तो जितने ज़्यादा दिन हम प्लांट पी और क्यू को चलाएंगे कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितने कम दिन में हम प्लांट पी और क्यू को चलाकर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेंगे कॉस्ट उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वह है कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना, ठीक है, और वो डिपेंड करेगा डिसीजन वेरिएबल पे। तो हमारे यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल क्या होनी चाहिए, हमारे डिसीजन वेरिएबल होनी चाहिए कि प्लांट पी और क्यू को हम कितने दिन तक रन करेंगे। तो हम मान लेते हैं देयर आर 2 डिसीजन वेरिएबल लेट x1 एंड x2 बी द नंबर ऑफ डेज द प्लांट्स P and Q run, ठीक है। जो प्लांट P और Q है वो हमने ये मान लिया कि x1 और x2 डे तक क्या करते हैं, रन करते हैं। इसको हम x1 डेज तक चलाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, इसको x2 डेज तक चलाते हैं। देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइज द रनिंग कॉस्ट ऑफ प्लांट। हमने क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, मिनिमाइज द रनिंग और वर्किंग कॉस्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा जेडमिन मिनिमाइज़ करना है, तो ये हो जाएगा जेडमिन इज इक्वल टू, अब अगर हम प्लांट पी को एक दिन चला रहे हैं तो कॉस्ट है 600 रुपीज़, अगर हम x1 डेज चलाएंगे तो कॉस्ट हो जाएगी 600 x1 रुपीज़, प्लस प्लांट क्यू को एक दिन चला रहे हैं तो कॉस्ट आ रही है 400 रुपीज़, अगर हम x2 डेज चलाएंगे तो कॉस्ट आ जाएगी 400 x2 रुपीज़। तो दिस इज़ द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये क्या होगी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी प्लांट पी और क्यू पे। जब हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल जाता है तो इसके बाद हम बनाते हैं कंस्टेंट। नाउ द कंस्टेंट्स आर दैट इज, इसके नीचे लिखा जाता है सब्जेक्ट टू, इस तरह से। तो अब हम कंस्टेंट देखते हैं कि हमारी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। हमारी लिमिटेशन है हमारी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, ठीक है। लिमिटेशन है कि प्लांट पी पे एक दिन पे ए टाइप की इतनी ही बोतल बन सकती हैं, क्यू टाइप की इतनी ही बोतल बन सकती हैं, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट मिनिमम कितनी है, इतनी। देखो ज़्यादा हो जाए तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट की डिमांड है उससे कम प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए,
ठीक है, इससे गुडविल ख़राब होती है, दोबारा से आपसे वो सामान नहीं लेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे और जो प्लांट कैपेसिटी है इसके बेसिस पे कि वो पर डे कितना प्रोड्यूस कर सकता है, हम अपनी कंस्टेंट को डिफाइन करते हैं। तो कंस्टेंट फॉर, अगर हम कंस्टेंट बनाते हैं फॉर प्रोडक्ट ए के लिए, तो ए टाइप का जो पी में बन रहा है वो 1500 है पर डे, क्यू टाइप का जो है वो है 1500 पर डे। ठीक है, अगर हम x1 डेज चलाएंगे पी टाइप को तो कितना बनेगा, ए टाइप का प्रोडक्ट 1500 x1, और क्यू टाइप का प्रोडक्ट, क्यू फैक्ट्री में, क्यू प्लांट में ए टाइप का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1500 x2। तो कंस्टेंट ऑन प्रोडक्ट ए, कंस्टेंट ऑन प्रोडक्ट ए, तो ये हो जाएगा आपका 1500 x1 प्लस 1500 x2। ठीक है, अब हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 20,000। इससे ज़्यादा हो जाए सामान तो हम उसको स्टोर कर लेंगे, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, देन इट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ज़्यादा हो सकता है 20,000। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन है 0 0 0 0 0 0, देन इट इज़ 15, 5 से कैंसिल कर लो, 5 3 जा 15 प्लस 5 3 जा 15 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 4 जा 20 और 0 40। तो दिस इज़ फर्स्ट कंस्टेंट, ये आएगा आपका फर्स्ट कंस्टेंट। इसके बाद हम बनाते हैं कंस्टेंट ऑन प्रोडक्ट बी। अब प्रोडक्ट बी पे अगर हम कंस्टेंट डिराइव करते हैं तो प्रोडक्ट बी हमें दिया है, पी प्लांट में 3000 प्रोडक्शन हो रहा है, क्यू प्लांट में 1000 प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम x1 डेज चलाते हैं तो 3000 x1, इसको अगर x2 डेज चलाते हैं तो 1000 x2, और टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है बी टाइप की 40,000। तो हमें मिनिमम 40,000 चाहिए ही चाहिए। तो ये हो जाएगा 3000 x1 प्लस 1000 x2 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 40,000। ठीक है, यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर लो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, देन इट इज़ इक्वल टू 3x1 प्लस x2 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 40। इट इज़ द सेकेंड कंस्टेंट, ये बन गया आपका सेकेंड कंस्टेंट। अब थर्ड कंस्टेंट डिराइव करेंगे, कंस्टेंट ऑन प्रोडक्ट सी, कंस्टेंट ऑन प्रोडक्ट सी। तो प्रोडक्ट सी पे कंस्टेंट हो जाएगा हमारा, उसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो अगर सी टाइप का प्रोडक्ट हम पर डे मशीन पी को चलाते हैं तो पर डे जो प्रोड्यूस करता है वो 2000 करता है, और ये पर डे प्रोड्यूस करता है 5000। अगर इसको हम x1 डेज चलाएंगे तो 2000 x1, इसको x2 डेज चलाएंगे तो 5000 x2, और जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, सॉरी जो हमारी मंथली रिक्वायरमेंट है वो कितनी है 44,000, इतना कम से कम होना ही चाहिए। तो कंस्टेंट बन जाएगा सी पर 2000 x1 प्लस 5000 x2 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 44,000। 0 0 0, 3 0 इधर भी है और 3 0 इधर भी है, तो ये जाएगा 2x1 प्लस 5x2 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 44। दिस इज़ द थर्ड कंस्टेंट। तो इस तरह से हम कंस्टेंट डिराइव कर सकते हैं। हमारा सॉल्यूशन x1 x2 की वैल्यूज़ होंगी ऐसी वैल्यूज़ जो इन कंस्टेंट को सेटिस्फाई करेंगी, तीनों कंस्टेंट को सेटिस्फाई करेंगी, और उन वैल्यूज़ के लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या देगा, मिनिमम कॉस्ट देगा। नाउ द नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स आर x1 x2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो दीज विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट दी हुई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, आफ्टर फॉर्मुलेशन कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फॉर्मुलेट करो उसके बाद सॉल्व करो, कभी कभी फॉर्मुलेट करके हमें प्रॉब्लम दी जाती है, वो हमने सॉल्व करनी होती है ग्राफिकल मेथड से। तो अगले लेक्चर में हम इसके सॉल्यूशन को ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ।
ठीक है। तो आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे विद इन 3 डेज़, 3 दिन के अंदर, यानी नेक्स्ट मंडे को, जो मंडे अब आएगा उस मंडे को मुझे असाइनमेंट सबमिट करेंगे। ठीक है। दिस असाइनमेंट इज सबमिटेड ऑन द गूगल क्लासरूम। आपने असाइनमेंट सबमिट करना है PDF फॉर्म में गूगल क्लासरूम में। ठीक है। ओके, थैंक यू।